नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है बिडन एकेडमी बुचावास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे एल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में। हमने कहा कि PCl3, PCl5 और अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए इसके साथ रिएक्शन। तो अब है जो सेकंड नंबर रिएक्शन PCl3, जिसको बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, या फिर आप इसको PCl3 के स्थान पर आप PX3 भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने इसको PX3 कर दिया। चलो PX3, और इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। नाम लिख देता हूँ, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड, फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड। तो फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड के साथ अपन रिएक्शन करवाते हैं। तो देखिए फटाफट इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अगर एल्कोहल की क्रिया ROH की क्रिया मैंने करवा दी, किसके साथ है? PX3, और X के स्थान पर मैं ले लेता हूँ Cl, तो PCl3 ले लिया मैंने। तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो यहाँ पर जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर जो एल्कोहल, जब PCl3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो एल्कोहल के कितने मोल काम आते हैं? 3 मोल काम आते हैं। एल्कोहल के अणु कितने काम आते हैं? 3। और यहाँ से बनेगा 3 मोल R। अब हेलोजन Cl है तो 3 मोल RCl बन जाएगा, और साथ में बनेगा H3PO3 साथ में बनेगा। यानी ये जो बना क्या है? एल्किल हैलाइड, यानी एल्किल क्लोराइड। ये जो बना है वो क्या है? एल्किल क्लोराइड बन चुका है। सिंपल सी रिएक्शन है विद्यार्थियों, फटाफट इसको क्लियर है कंप्लीट कर देते। अब ये रिएक्शन याद करनी पड़ती है कि किस तरह से बना है। ये शॉर्ट में याद करने के लिए इसका एक तरीका बता देंगे। और दूसरी रिएक्शन है वो देखिए यहाँ पर ये किस तरह से हुई है। तो ये तो आपको इस तरह से एग्जाम में इस तरह से लिखनी है। एग्जाम में किस तरह से लिखोगे? इस तरह से ये समीकरण। अगर ये बना कैसे है याद रखना है कोई तरीके से, तो वो तरीका देख लीजिए। तो वो तरीका है याद करने का, तो अपन चलो ट्रिक बना देते हैं इसकी। ये जो एल्कोहल है R से जुड़ा है O से जुड़ा है H। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा, ये जो बंद है वो इसको इस तरह से लिखता हूँ। देखिए R जुड़ा है, R से जुड़ा है ऑक्सीजन से जुड़ा है H प्लस। इसकी क्रिया हो रही है PCl3 के साथ। लिखना कैसे? ये कितने मोल है? 3 मोल, 3 लिख दिया। अब इस ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखोगे? फास्फोरस। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 3। तो इन तीनों क्लोरीन को इस R के नीचे लिखना है। 1 2 3। यहाँ पर आ गया 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3। यहाँ पर 3 क्लोरीन होने के कारण हमने 3 लिया था, 3 मोल एल्कोहल। अब कुछ नहीं है, इसको बंद को तोड़ना है। ये देखिए ये बंद मैंने तोड़ दिया, ये बंद तोड़ दिया और ये बन चुका है। यानी यहाँ पर R कितने हैं? R है 3, और Cl कितने हैं? 3। तो 3R 3Cl मिलकर क्या बना देंगे? 3RCl प्लस। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन कितने? हाइड्रोजन आगे देखो 3 लगा है तो हाइड्रोजन 3 है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3। और फास्फोरस कितने हैं? 1। तो H3PO3, ये साथ में क्या बन चुका है? H3PO3। और ये जो बना है इसको बोलते हैं अम्ल होता है। ये करवाया है मेरा, अम्ल होता है। तो ये रिएक्शन इस तरह से आप यादें कर सकते हो। इसके बाद देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है PX5 के साथ रिएक्शन। नेक्स्ट 3 नंबर रिएक्शन है
PX5 हो तब इसका नाम होता है फोस्फोरस पेंटाहेलाइड। फोस्फोरस पेंटाहेलाइड। सिंपल है। यहाँ पर PX X के स्थान पर मैं ले लेता हूँ Cl, तो ये हो गया PCl5। इसका नाम हो जाएगा फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। और इसके रिएक्शन में करवा देता हूँ किसके साथ? एल्कोहल के साथ, ROH के साथ। और जैसे रिएक्शन करवाई जाएगी तो यहाँ पर बनेगा क्या, वो देखिए। यहाँ पर बनता है R और Cl। यहाँ पर एल्कोहल का एक ही मोल काम में लिया जाता है, तो यहाँ पर एक उत्पाद बनता है RCl प्लस एक बन जाएगा POCl3 और साथ में बन जाएगा एक है HCl। तो यहाँ पर ये इतने उत्पाद बनते हैं। इसको बोलते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। ये क्या होता है? HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये होता है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। और ये RCl को क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड, या फिर एल्किल हैलाइड कौन सा है? क्लोराइड। इसका नाम हो गया एल्किल क्लोराइड, ये सामान्य नाम है इसका। वैसे IUPAC भी लिख सकते हो हेलो एल्केन, यानी यहाँ पर एक कार्बन वाला CH3 होता तो नाम होता क्लोरोमेथेन। तो यहाँ पर ये उत्पाद बन चुका है, ये रिएक्शन। अब ये रिएक्शन एग्जाम में इस तरह से लिखनी है। अब अगर ये याद नहीं हो तो आप इसकी तरीका समझने के लिए विद्यार्थियों तरीका दिया जाता है, न कि एग्जाम में लिखने की। तो ऐसे रिएक्शन करवाओगे आप। अब देखिए इसका भी तरीका देख लीजिए, जैसे इसको किया है तो तरीका देख लीजिए इसका भी। ये ROH सेम इसी तरह से लिखना है, RO और यहाँ पर जुड़ा है H प्लस लगाकर। फास्फोरस PCl5 है, तो इस ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखेंगे? फास्फोरस। लेकिन इस बार देखना एल्कोहल के यहाँ पर 3 मोल थे, लेकिन यहाँ पर 1 है। एक Cl तो इस R के नीचे लिख दो, ये लीजिए जोड़ दीजिए, और एक Cl इस H के नीचे लिख दीजिए 2। अब बचे कितने Cl? मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ, थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पर है ROH, एक Cl H के नीचे, एक Cl R के नीचे, और एक फास्फोरस इस ऑक्सीजन के नीचे, और 3 Cl जोड़ दिए, इसको सिंगल बंद से जोड़ दीजिए। यहाँ पर एक Cl, 3 Cl नीचे की तरफ दे दीजिए, ये लीजिए। अब इसको काटना है, तो देखो किस तरह से तोड़ोगे। ये वाला बंद और ये वाला बंद टूटेगा, तो यहाँ से ये इतना अलग हो गया, यहाँ से ये इतना अलग हो गया, और ये बीच वाला अलग हो जाएगा। तो देखिए क्या बना है, यहाँ से R और Cl ये जुड़ेगा, अलग हो गया भाई, RCl प्लस बीच के अंदर देखो PO और Cl कितने हैं? 3, POCl3, और साथ में एक H और एक Cl, इधर वाला अलग हो गया, क्या हो गया? HCl। तो ये बन चुका है। देखो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। तो सिंपल है दोनों रिएक्शन, PX3 और PX5। फिर उसके बाद देखते हैं अमोनिया के साथ क्रिया। 3 नंबर रिएक्शन है अमोनिया से क्रिया। 4 नंबर। 1 नंबर डार्जन हो गई थी, 2 नंबर PX3 PX5 और 4 नंबर है अमोनिया से क्रिया। अमोनिया से क्रिया, अमोनिया से क्रिया देखते हैं, फटाफट कर लेते हैं। इससे अमोनिया से क्रिया करवाओगे तो किसका निर्माण होगा? एमीन का। तो अमोनिया से क्रिया करवाते हैं तो देख लीजिए, सिंपल है, लैंग्वेज अपन बना सकते हैं। अगर ROH की क्रिया करवाते हैं, ROH की क्रिया करवाते हैं किसके साथ? अमोनिया के साथ। अमोनिया होती है NH3, और इससे जैसे रिएक्शन करवाओगे तो बनेगा RNH2, और साथ में जल का अणु बाहर निकलेगा, H2 बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर किसकी उपस्थिति में?
शुष्क ZnCl2, ZnCl2 शुष्क या निर्जल बोल सकते हो, निर्जल ZnCl2। शुष्क या निर्जल का मतलब होता है इसके अंदर जल नहीं है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन होती है एल्कोहल की क्रिया अमोनिया से। ये क्या है? अमोनिया। अमोनिया है, ये क्या है? एल्कोहल है, एल्कोहल। और यहाँ पर ये जो RNH2 बचा ये क्या है? एमीन बन गया NH2, यानी एमीन का निर्माण हो चुका है और ये H2 बाहर निकला है। ये क्या है? जल का अणु। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ZnCl2 की उपस्थिति में। सिंपल है, आप लैंग्वेज खुद बना सकते हो कि एल्कोहल की क्रिया अमोनिया के साथ करवाने पर किसकी उपस्थिति में? ZnCl2 की उपस्थिति में। तो बनता क्या है? एमीन और जल। सिंपल रिएक्शन। और ये किस तरह से, इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ROH लिखा प्लस, इसमें देखो 3 हाइड्रोजन है, मैं इसको इस तरह से लिख देता हूँ HNH2। अभी भी ये अमोनिया है, NH2 और एक H है, ताकि H मैंने इस तरह लिखा है ताकि जल का अणु में दिखा सकूं कि आपको किस तरह से निकला है। ये एल्कोहल वाला OH और ये H, ये देखिए H2 बाहर निकल चुका है, ये रिएजेंट आ जाएगा। यहाँ पर देखो RNH2, ये RNH2 और साथ में जल का अणु बाहर निकल चुका है। तो ये इस तरह से भी रिएक्शन होती है, ये एल्कोहल अमोनिया। यहाँ पर देखिए कौन सा विदलन हो रहा है, ये देखो यही टूट रहा है। यहाँ पर भी देखो ये बंध टूट रहा है, R और ऑक्सीजन वाला, यहाँ पर भी R और ऑक्सीजन वाला बंध टूट रहा है। तो ये कौन से विदलन की अभिक्रिया है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बंध विदलन हो रहा था। और पहले देखा था हमने कि ये वाला हाइड्रोजन बाहर निकल रहा था, यानी बंध विदलन ये हो रहा था। तो ये कौन से बंध विदलन की अभिक्रिया है? CO बंध विदलन की अभिक्रिया ये है। फिर इसके बाद 3 नंबर रिएक्शन, 3 नंबर है लास्ट, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट 3 नंबर है एल्किल, एल्किल समूह है व हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह है की सम्मिलित अभिक्रिया, सम्मिलित अभिक्रिया। यानी ये है एल्किल समूह व हाइड्रोक्सिल समूह की सम्मिलित अभिक्रिया 3 नंबर। यानी एल्कोहल में ये होता है ROH, तो ये तो हाइड्रोक्सिल समूह, ये क्या है? एल्किल समूह, ये है एल्किल समूह है और ये है हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल समूह है, हाइड्रोक्सिल समूह। ये दोनों की सम्मिलित रिएक्शन देखेंगे और इसके अंदर एक रिएक्शन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट है, वो ये निर्जलीकरण अभिक्रिया, निर्जलीकरण, निर्जलीकरण अभिक्रिया, निर्जलीकरण अभिक्रिया। तो ये रिएक्शन अभी स्टार्ट करेंगे। एल्किल समूह व हाइड्रोक्सिल समूह की सम्मिलित अभिक्रिया 3 नंबर है, यानी ये पूरे ग्रुप के लिए पढ़ेंगे। निर्जलीकरण अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है और इस रिएक्शन की क्रिया विधि भी है। इस रिएक्शन की क्या है? क्रिया विधि भी देखेंगे। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर ये रिएक्शन में मिटाकर ये रिएक्शन स्टार्ट करने वाला हूँ। देखिए अब मैं इसको मिटाकर इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं निर्जलीकरण अभिक्रिया की। निर्जलीकरण अभिक्रिया की बातें करते हैं विद्यार्थी। निर्जलीकरण अभिक्रिया की बातें, तो यहाँ पर
कंप्लीट कर लेते हैं इसको। क्योंकि रिएक्शन क्या है, इम्पोर्टेंट है, और इसको इस चैप्टर को एल्कोहल को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। सिंपल है, डिफ़िकल्ट नहीं है, देखते जाइए। तो देखिए रिएक्शन है निर्जलीकरण अभिक्रिया। निर्जलीकरण अभिक्रिया निर्जलीकरण अभिक्रिया करते हैं। तो निर्जलीकरण अभिक्रिया में क्या होता है वो देखिए। यहां पर मैं इसकी थ्योरी लिखता हूं कि निर्जलीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। अल्कोहल की क्रिया, अल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4, अल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, अल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, या फिर आप लोगों को सिंपल देखिए, मैं इसको सिंपल वे से समझा देता हूँ। निर्जलीकरण अभिक्रिया को सिंपल वे से समझा देता हूँ। तो वो देखिए क्या है, यानी इसके अंदर जो अल्कोहल है तो ROH, यहां पर इसकी रिएक्शन करवाई जाती है अल्कोहल की, किससे, सांद्र H2SO4 से। अल्कोहल की क्रिया किससे करवाई जाती है, सांद्र H2SO4 से, सांद्र H2SO4। तो यहां पर क्या उत्पाद बनेगा, तो यहां पर जो उत्पाद बनेगा उसको पहचानना है। तो ये रिएक्शन है, ओनली ये क्या है, अल्कोहल, इसके साथ में कुछ नहीं है। विद्यार्थियों ये जो अल्कोहल है इसकी क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाते हैं और उत्पाद क्या बनेगा वो देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए अल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाने पर क्या उत्पाद बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस अभिक्रिया में भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं। इस अभिक्रिया में भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं, भिन्न भिन्न उत्पाद बनते हैं। इसके अंदर फर्स्ट है अल्कोहल की क्रिया, अल्कोहल के आधिक्य में, अल्कोहल के आधिक्य में यहाँ पर क्या रखा जाएगा, ताप। अल्कोहल के आधिक्य में 413 केल्विन ताप पर, 413 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 से या के साथ करवाने पर ईथर का निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है। ये सिंपल है विद्यार्थियों, यानी भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न उत्पाद बनेंगे। सिंपल है, अल्कोहल की क्रिया किसके साथ करवानी है, सांद्र H2SO4 के साथ टेम्परेचर के ऊपर गर्म करना है, उत्पाद बनेगा। और इस अभिक्रिया में याद रखना भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न उत्पादें बनते हैं। तो पहला है कि हमने टेम्परेचर कितना रखा है, 413 केल्विन, और अगर 413 केल्विन टेम्परेचर रखा है और अल्कोहल आधिक्य में है, अल्कोहल आधिक्य में है तो क्या बनेगा, अगर अल्कोहल आधिक्य में है और टेम्परेचर लिया है 413 केल्विन तो बनेगा ईथर। और वो कैसे बनेगा वो देखिए, सिंपल है,
2 मोल यहाँ पर काम आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एथेनॉल ले लिया CH3CH2OH और इसको सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करवा दी H2SO4 और टेम्परेचर रख दिया 413 केल्विन। यहाँ से बनेगा ईथर और ईथर का सूत्र होता है ROR। तो यहाँ पर देखो 2 कार्बन है CH3CH2, तो एक ऑक्सीजन बीच में रखा। इधर देखो क्या है CH3CH2, तो ये सेम लगेगा, इधर लगेगा CH3CH2। आगे भी यही लगाना है CH2CH3। ये क्या बन चुका है ईथर। और ईथर का नाम बताया था, कौन सा ईथर है, इधर भी ईथर इधर भी ईथर, नाम हो गया एथिल है। ये ग्रुप कौन सा है, एथिल, नाम हो गया डाई एथिल ईथर। इसका नाम है डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर हो गया ये। अब ये देखो बना कैसे है वो देख लीजिए। यहाँ पर ये बना कैसे है, किस तरह से बनता है, तो याद रखना सांद्र H2SO4 होता क्या है। सांद्र H2SO4 हमेशा ही क्या निकालता है, जल का अणु। ये हमेशा ही क्या निकालेगा, जल का अणु। अगर कहीं पर भी एरो पर ये सांद्र H2SO4 निकल जाए, लिखा हुआ मिले, तो क्या निकाल देगा, ये जल का अणु निकाल देगा। तो यहाँ पर देखिए ये जो एल्कोहल लिया है, एल्कोहल कौन सा है, एथिल, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। CH3CH2OH यानी कौन सा एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। 413 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बनेगा, ईथर। और ये बना कैसे वो देख लीजिए। यहाँ पर देखो 2 लिखा है, यानी ऐसे 2 अणु है। बस मैं इन दोनों अणुओं को इस तरह से लिखता हूँ CH3CH2OH लिख दिया। यहाँ पर ऐसा ही मॉलिक्यूल एक और है, तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, दूसरे मॉलिक्यूल को OH CH2 CH3 और यहाँ पर है सांद्र H2SO4, सांद्र H2SO4। टेम्परेचर था 413 केल्विन। यहाँ पर देखो 2 मोल लिए थे एथिल एल्कोहल के, ये एथिल एल्कोहल, ये वाला भी एथिल एल्कोहल। तो यहाँ पर होता क्या है, जल का अणु बाहर निकलेगा, इसका OH इसका H, कहीं पे निकाल दो, चाहे ये OH ले लो चाहे ये H, यानी यहाँ से जल का अणु निकलेगा। ये लीजिए जल का अणु, H2 बाहर निकल गया। अब देखो बचा है वो लिख दीजिए CH3CH2O CH2CH3। ये देखो CH3CH2O CH2CH3, साथ में बाहर क्या निकल चुका है, H2O। ये क्या है, डाई एथिल ईथर, डाई एथिल ईथर। तो ये रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट होती है। फिर देखिए 2 नंबर इसी के अंदर, ये 413 केल्विन ताप लिया। अगर टेम्परेचर यहाँ से है मेन ये रिएक्शन, अगर एल्कोहल की क्रिया, अगर सांद्र, यहाँ पर देखो आधिक्य किसका था, यहाँ पर एल्कोहल अधिक में लिया गया है, तभी मैंने 2 मोल लगाया। इस बार क्या ले ले, सांद्र H2SO4 अधिक ले ले। अगर सांद्र H2SO4 क्या है, आधिक्य में ले ले, आधिक्य में, व एल्कोहल सांद्र H2SO4 क्या ले ले, आधिक्य में ले ले, और एल्कोहल कम है तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया कि सांद्र H2SO4 आधिक्य में लेकर 433 से 443 केल्विन ताप पर ROH के साथ एल्कोहल से क्रिया, एल्कोहल से क्रिया करवाने पर उत्पाद एल्कीन
बनता है, उत्पाद एल्कीन बनता है। रिएक्शन यहीं से स्टार्ट हो रही है। सांद्र H2SO4 आधिक्य में लिया है इस बार, और टेम्परेचर कितना रखा है 433 से 443 केल्विन ताप पर एल्कोहल से करवाने पर उत्पाद क्या बनेगा, एल्कीन बनता है। विद्यार्थियों ये टेम्परेचर फिक्स नहीं है, यानी ये इतने एरिया में आपको टेम्परेचर दिया हुआ मिलेगा। तो कई बार कुछ किताबों में ये थोड़ा कम लिख देते हैं, थोड़ा ज़्यादा लिख देते हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एवरेज देखिए 433 से 443। लेकिन अगर एग्जैक्ट आ जाए 413 तो क्या बनाओगे, ईथर बनाओगे। तो यहाँ पर क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। तो हमने ये जो एग्जाम्पल लिया था इसी से एग्जाम्पल से करते हैं, लेकिन 1 मोल लेंगे CH3 CH2OH, और टेम्परेचर कितना है, किससे कराएंगे, सांद्र H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे, और टेम्परेचर रखेंगे 433 से 443 केल्विन। और यहाँ से देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन वाली एल्कीन कौन सी होती है, एथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में क्या निकल जाएगा, H2O का अणु। यानी ये कंसंट्रेट H2SO4, सांद्र H2SO4 क्या निकालता है, जल का अणु बाहर निकाल देता है। तो ये रिएक्शन है, और ये रिएक्शन देखिए सिंपल है, कि सिंपल एक तरीका देख लीजिए समझ में आ जाएगा। ये CH3 CH2 है, क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल सामान्य विधि में नाम है इसका। और ये कौन सी एल्कीन है, एथीन, 2 कार्बन वाली एथीन, और ये क्या है, जल का अणु। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, बता देता हूँ। ये CH3 है तो मैं इसको CH2 लिख देता, और CH2 ये आगे वाला CH2 है, और इस CH2 से क्या जुड़ा है, OH। मैं इस OH को यहाँ पर जोड़ दिया मैंने। भाई लिखने का तरीका है, कोई भी कैसे भी लिख सकते हो, गलत नहीं होता है। इसके पास एक हाइड्रोजन की कमी है, मैंने इस हाइड्रोजन को दर्शा दिया। अभी यही तो है CH3 CH2OH एथिल एल्कोहल। सिंपल है, सांद्र H2SO4 433 से 443 केल्विन। सिंपल देखिए यहाँ से ये OH है, ये OH इस कार्बन से जुड़ा है। ये क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये बताया था मैंने आपको कि OH जिस कार्बन से जुड़ता है इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन होता है बीटा कार्बन। तो इस रिएक्शन में करना कुछ नहीं है, बीटा कार्बन से तो निकलता है हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन से निकलेगा OH। तो यहाँ पर ये H है, ये OH, यहाँ से बाहर निकले गया H2O, H और OH क्या निकल गया, H2। अब बचा क्या है, बचा देखो CH2 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 CH2। तो ये वैलेंसी एक एक फ्री हो गई इसकी, तो वैलेंसी पूरा करने के लिए क्या कर देते हैं, एक डबल बॉन्ड लगा देते हैं। तो यहाँ पर इसको एक बार देख लीजिए, ये जो OH जिस कार्बन से जुड़ा होता है, डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा है, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा कार्बन होता है बीटा कार्बन से। और इस रिएक्शन की खास बात क्या है कि अल्फा कार्बन से तो क्या निकलेगा, OH, और बीटा कार्बन से क्या निकलेगा, H। अब देखो मान लो यहाँ पर कोई कार्बन होता है इसमें, और यहाँ से H नहीं निकलेगा, ये कौन सा कार्बन हो गया, गामा। याद रखना इस अभिक्रिया में बीटा कार्बन से ही हाइड्रोजन निकलेगा। लेकिन यहाँ पर देखो हमने कौन सी एल्किन बनी है, एथीन। अगर कार्बन 3 होते तो क्या होता, तो अल्फा कार्बन से क्या निकलेगा, OH, और बीटा से H। तो यही इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब एल्कोहल का निर्जलीकरण करवाते हैं तो H कहाँ से निकलता है, बीटा कार्बन से, और जो OH है क्रियात्मक से वो कहाँ से निकलेगा, अल्फा कार्बन से। तो ये अगर बात याद है तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर अगर मान लो हमने कोई बड़ा एल्कोहल ले लिया और वहाँ पर एल्कीन एक से ज़्यादा बन सकती हो, या ऐसा मान लो कि ऐसा कोई हमने कंपाउंड लिया है जिसके अंदर बीटा कार्बन की संख्या 2 या 2 से अधिक है, तो वहाँ पर कौन सी एल्कीन स्थायी होगी और कौन सी अस्थायी,
तो वहाँ पर एक रूल लगता है सेतजेफ का नियम। कौन सा रूल है? सेतजेफ नियम का नियम। तो ये जो सेतजेफ का नियम है ये अपन पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। यहाँ तक मैंने इसको कंप्लीट करवा दिया है। कल ये सेतजेफ नियम करवाकर ये 10 मिनट में आपका जो एल्कोहल है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद स्टार्ट कर देंगे फिनोल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।